जहां लेबनान के बेका शहर पर आईडीएफ ने हमले को अंजाम दिया और एक बार फिर रिहायशी इलाकों पर जोरदार बमबारी की खबर। इस हमले में कैसे इमारतें जमींदोज हुई, देखिए तस्वीर। अब इजराइल के गैलिली पर मिसाइल हमले की तस्वीर देखिए। गैलिली पर हिजबुल्लाह ने अब मिसाइल दागी हैं और नेहमिया इलाके पर भी मिसाइल वार हुआ है, जहां हिजबुल्लाह ने भारी नुकसान का किया दावा। ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। यूएस से आगे कोई वार्ता की योजना नहीं है, ये ईरान साफ कर चुका है। यूरेनियम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर पेच फंसा हुआ है। फ्रीज संपत्ति और प्रतिबंध पर भी बात नहीं बनी है। वही खबर यह भी है कि ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है कि हॉर्मुज पर नई शर्त की वजह से वार्ता फेल हुई और एक सेशन में समझौते की उम्मीद ना करें। कूटनीति कभी खत्म नहीं होती है, जंग शांति दोनों वक्त कूटनीति जारी रहनी चाहिए। तो बातचीत फेल हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान दोनों के पक्षों की बात करें तो अमेरिका यह साफ कर चुका है कि परमाणु हथियार पर उसे भरोसा नहीं मिला है, जबकि यहां देखिए किस तरीके से ईरानी पक्ष अमेरिकी पक्ष कुछ ज्यादा ही मांग कर रहा था, यह बात कह रहा है। अमेरिकी पक्ष ने एक और बड़ी बात कही, परमाणु यूरेनियम नष्ट करने पर ईरान तैयार नहीं है, जबकि ईरानी पक्ष ने यह साफ तौर पर कहा कि अमेरिका की ज्यादातर मांगे गैर कानूनी है। एक और सबसे बड़ी बात, जहां ईरानी पक्ष ने यह भी कहा कि अमेरिकी लालच की वजह से बातचीत फेल रही, जबकि अमेरिकी पक्ष ने साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर बात नहीं बन सकी है। हालांकि एक और सबसे बड़ी बात, जहां अमेरिका ने यह साफ कहा कि हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दी थी, जबकि ईरानी पक्ष ने कहा कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का हक है। और अब अमेरिका यह साफ कर चुका है कि बिना समझौते के हम लोग लौट रहे हैं, जबकि ईरानी पक्ष हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की मांगों को नाजायज ठहरा रहा है और जो जंग से नहीं हासिल कर पाया अमेरिका, वो बातचीत से वो लेना चाहते थे। जबकि अमेरिकी पक्ष ये साफ कर चुका है कि ईरानी पक्ष को हमने अपनी सीमा भी बता दी है और ईरान ने शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि ईरानी पक्ष साफ कर चुका है कि जंग पर अमेरिका गारंटी देने को ही तैयार नहीं था। अब एक तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि इसी वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप मैच देख रहे थे और वो मायामी में रूबियो के साथ मैच देख रहे थे। स्पोर्ट्स एरेना में यूएफसी फाइटिंग देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि इस वार्ता के दौरान किस तरीके से एक एक जानकारी डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर की गई। बार बार डोनाल्ड ट्रंप से संवाद हुआ, उन्हें पल पल का अपडेट दिया गया, लेकिन ये वो तस्वीर सामने आई है जहां देखिए किस तरीके से मैच देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए और वार्ता फेल होनी थी। पहले से ही क्या स्क्रिप्ट तैयार थी, ये एक बड़ा सवाल। अब वजह समझिए, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही धमकी दी थी कि ईरान को शर्त माननी ही होगी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह, जहां ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए दो शर्तें रख दी थी कि लेबनान में सीजफायर हो और ईरानी संपत्ति डी फ्रीज हो। तीसरी वजह, जहां वार्ता में शामिल विटकॉफ कुशनर पर ईरान को भरोसा ही नहीं था और ईरान ने कहा था कि कुशनर और विटकॉफ के लिए इजराइल फर्स्ट की नीति महत्वपूर्ण है। चौथी वजह, वार्ता से पहले संपत्ति डी फ्रीज पर दोनों पक्ष एक पेज पर नहीं थे। और पांचवी वजह, वार्ता के बीच ही अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंच गए थे। छठी वजह, 21 घंटे की बातचीत के दौरान लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहे। सातवीं वजह, वार्ता के बीच में ईरानी जहाज से आईआरजीसी ऑफिसर इस्लामाबाद पहुंचे। ये तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। अब आगे बता दें, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उनसे इसको लेकर सवाल किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई सर भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं और इस बीच इस्लामाबाद से पत्रकार फैजल रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमान साहब, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं, रजा फैजल साहब, मैं आपसे पहला सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान ने बेनतीजा वार्ता तो रही, लेकिन क्या रोल प्ले किया एक नेगोशिएटर के रोल के तौर पर? यह सवाल आपसे पहले इसलिए कर रही हूं क्योंकि बातचीत अगर फेल रही तो क्या यह आपकी कमजोर नीति की भी एक सबसे बड़ी वजह है? नो, नॉट एट ऑल। मेरी नजर में ये बड़ी सक्सेसफुल टॉक्स थी, क्योंकि ये पहली दफा है
कि ईरान और यूएस जो है वो आमने सामने बैठे। इससे पहले जितनी भी इनकी टॉक्स हुई वो डिफरेंट कमरों में बैठ के हुई, आमने सामने कभी भी नहीं बैठे। और मेरी नज़र में ये एक अच्छा आगाज है। इसीलिए जो जेडी वेंस हैं वो भी ये कह के गए हैं कि अभी किसी सोल्यूशन की तरफ हम नहीं पहुंचे, हमने एक काउंटर प्रपोजल रखा है जिसको कि अगर ये मान लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम वापस जा रहे हैं। देखिए, लेकिन ईरान पहले इंडिकेट कर चुका था कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता, वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता एज अ मीडिएटर। ये आपको किसने कहा? अगर वो ईरान ने ये साफ तौर पर कह दिया था तो वो पाकिस्तान आते ही नहीं। आप वहां पे बैठ के खुद से ही अंदाजे लगा रहे हैं कि शायद वो पाकिस्तान ये महज अंदाजों तक बात नहीं है। मेरे ख्याल में आप रूल आउट कर देंगे, लेकिन विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं और मुझे लगता है प्रोफेसर अमिताभ आपको ये उस लिहाज से भी समझा देंगे। और इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहती प्रोफेसर अमिताभ, जहां सऊदी अरब अब जो पाकिस्तान तैनाती कर रहा है वो भी एक बड़ा इंडिकेशन दे चुका है। तो अब गल्फ स्टेट्स के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है ये ईरान तो जानता है। कैसे रूल आउट कर देंगे उस विश्वास की बात को सर? नहीं, देखिए, पाकिस्तान का इसमें रोल क्या था? एक फैसिलिटेटर, एक वेन्यू, बस इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर ओमान के भी टॉक्स को आप देखें और उसको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ओमान एक इनडायरेक्ट टॉक्स में अमेरिका के साथ था, वो बात करते थे। यहाँ तो डायरेक्ट टॉक्स हो रहा था, तो ओमान का जितना रोल था पाकिस्तान का यहाँ रोल नहीं था। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वो आए थे, उन्होंने बात की, तो ये एक वेन्यू ही रहा जिस तरह स्विट्जरलैंड होता है कई जगह। So is the reason मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान का इस वार्ता में रोल क्या था। कमिंग बैक टू यू सर। जी, तो अगर आप इस बात को आगे भी बढ़ाने की बात हो रही, ये भी उन्होंने नहीं कहा कि अगली मीटिंग कब होगी या फिर हम बातचीत के लिए बैठेंगे। हालांकि 2 वीक में आप अभी कितने, अभी 6 दिन और 8 दिन और बचे हैं उस 2 वीक के डेडलाइन को। तो अगर आगे भी बात होगी तो इस्लामाबाद वेन्यू होगा कि नहीं, इस्लामाबाद के फैसिलिटेटर रहेंगे कि नहीं। पाकिस्तान ने टॉक्स इनिशिएट करवाई हैं। ये जरूरी नहीं कि ये सारी की सारी टॉक्स यहाँ पे खत्म हो गई हैं। ये टियर 1 था, ये ऊपरी के लोग बैठे थे। अब जो दोनों तरफ से जो इनके निचले स्टाफ हैं, ऑब्वियसली दे विल गेट इन टच विद ईच अदर। अब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें होती हैं या नहीं होती, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ओवरऑल इन टॉक्स का स्टार्ट होना, इनिशिएट होना बहुत जरूरी था, जो कि पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और ये फैसिलिटेशन कह रहे हैं आप, ठीक है, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, लेकिन वो खुद से ही, जेडी वेंस खुद से ही कह रहे हैं कि मीडिएट किया पाकिस्तान ने। अगर वो मीडिएशन कह रहे हैं तो आई थिंक इंडिया को भी कोई मुज़ायका नहीं है। इंडिया का भी फायदा है इसमें कि अगर पाकिस्तान जो है ये मीडिएशन करवा रहा है, अगर ये टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं तो काइंडली इंडिया को भी चाहिए कि ये अच्छे तरीके से इसका स्वीकार किया जाए। वहां पे जरूरी नहीं है कि आपने हर एक दफा रोना ही शुरू कर देना है कि शायद पाकिस्तान आगे निकल गया हमसे। मैं एज ए एक्सपर्ट आपसे जानना चाहता, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि व्हाट वाज द रोल दैट, क्या रोल पाकिस्तान ने प्ले किया इसको। मीडिएशन तो तब होती है जब आप मीडिएट कराने बैठते हैं। कि देखिए, इनका ये पॉइंट था, यहाँ तो दोनों नेगोशिएटर रादर भी। जी, और यहाँ पर तो दोनों आमने सामने बैठे थे, तो आप तो थे ही नहीं वहां, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपको किसने कहा कि पाकिस्तान वहां पे नहीं था? आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं। बता दीजिए ना। पाकिस्तान मिडिल में, पाकिस्तान देखिए, 2 फेजेस थे टॉक्स के। 2 फेजेस थे। जो पहला फेज था उसमें दोनों मुमालिक के साथ यकतरफा होकर, ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो पहले यूएस के साथ बैठा, फिर ईरान के साथ बैठा। और जो दूसरा फेज था उसमें जाके पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान मिडिल में बैठा और एक तरफ ईरान बैठा, एक तरफ यूएस बैठा और पाकिस्तान ने मीडिएट करवाया। दिस इज द ओरिजिनलिटी ऑफ द टॉक्स ऑफ इस्लामाबाद। अगर आपके यहाँ कुछ और आपके जो तलिस्माती किस्म के जो लोग थे वो वहां पे अनसीन थे बाकी सबको, और आपके लोग मौजूद थे, उन्होंने आपको अगर कुछ और बताया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तुर्बी जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल अगर आप अनुमति दें। देखिए, मैं बीबीसी का वो पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि इट्स अ डिप्लोमेटिक फेलियर। हालांकि नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन डिप्लोमेसी का फेलियर था। तो आप इसमें भी पाकिस्तान का कोई रोल देख रहे हैं कि वो जो फेल हुआ पाकिस्तान? मैंने सर इसीलिए कमजोर कूटनीति को लेकर सवाल किया था और रोल ही सबसे पहला सवाल किया कि आखिर क्या रोल प्ले किया इसमें पाकिस्तान ने इस बातचीत में। तो वो पार्टली जो फेलियर हुआ उसके लिए क्या थोड़े हद तक पाकिस्तान भी रिस्पॉन्सिबल होगा?
नहीं, कौन सा फेलियर हुआ? अभी फेलियर तो उन्होंने इसको कहा ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि हमने टॉक्स इनिशिएट कर ली हैं दोनों तरफ से, हम जिन बातों के ऊपर हम एक दूसरे के साथ बैठ के तो तय कर सकते थे वो अभी नहीं हो पाया। अब आने वाले दिनों में कौन किस चीज पे कंप्रोमाइज करता है, कौन किस चीज पे स्टेप बैक करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि दोनों मुल्कों के बीच में आमने सामने बैठा के बात करवाई जाए कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो बैठ के सॉल्व करें। एंड आई थिंक दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट। और ये हासिल करना ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट दोनों आपस में बैठे और बात तो की। बिल्कुल, चलिए वो क्लैरिटी तो आपने दे दी, लेकिन हकीकत ये है कि बातचीत अभी तक तो बेनतीजा ही रही है और वार्ता विफल होने के बाद ही अब खाड़ी देशों में यूएस की तैयारी को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती यूएस बढ़ा रहा है और बहरीन अमेरिका का सैन्य विमान पहुंचा है। वहीं बता दें, अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया, ईरान झुका नहीं तो मेरे पास विकल्प। अब नौसैनिक नाकेबंदी एकमात्र हथियार। ट्रंप ने ईरान को वेनेजुला याद दिलाया है। ट्रंप ने ऑपरेशन मादुरो का भी जिक्र किया है। तो ईरान में ऑपरेशन वेनेजुला, जहां ट्रंप के पास दो विकल्प हैं और इन्हीं विकल्पों के लिहाज से आगे संजय सोई सर आपसे भी सवाल करूंगी, क्योंकि यहां पहला विकल्प है सीधा हमला और दूसरा विकल्प है नेवल ब्लॉकेड, और ये वेनेजुला की तरह। क्योंकि किस विकल्प को डोनाल्ड ट्रंप चुनेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब डायरेक्ट अटैक करने से भी क्या यूएस बचेगा, और नेवल ब्लॉकेड का ऑर्डर दे सकते हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप? हालांकि नेवल ब्लॉकेड क्यों चुनेंगे इसको समझिए, ईरान की आर्थिक लाइफलाइन को काट देंगे। साथ ही खासकर अगर देश तेल निर्यात पर निर्भर हो, ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। वेनेजुला को कैसा असर दिखेगा, जहां तेल बेचना मुश्किल होगा और पैसा भी खत्म हुआ, सरकार कमजोर हुई। बड़ी बात यह है कि सैन्य ऑपरेशन आसान हुआ और मदुरो की सत्ता भी गई। लेकिन सोई सर, क्या यह वाकई विकल्पों को देखते हुए, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को देखते हुए बड़े संकेत डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ बयान बल्कि तैनाती के लिहाज से भी दे चुके थे? आज के इस हालात में जहां बातचीत से अभी कोई नतीजा नहीं निकला है, उससे यह साफ हो गया कि ईरान किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने विकल्प बचता है ग्राउंड ऑपरेशंस को देखते हुए? क्योंकि अभी तक तो मुख्य तौर पर आइलैंड्स पर कब्जे की बात कही जा रही थी। ऐसे में किस विकल्प के तहत डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियों देने से तो रुके नहीं कभी। जब तक बातचीत भी चल रही तब भी उनकी धमकियां जारी थी और ईरान ने भी बड़े शांत तरीके से आराम से कह दिया कि ठीक है, अगर हमारे ऊपर हमला हुआ हम उसके लिए तैयार हैं। और एक बार नहीं, अनेकों बार कह दिया। दो बातें निकल के आती है कि ईरान शांत से बैठा है, वो उसको जल्दीबाजी नहीं है, वो कह रहा है मैं 6 महीने युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। और ट्रंप को मची हुई जल्दीबाजी, ट्रंप रेस्टलेस हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर देश के अंदर विरोध शुरू हो गया, वहाँ पर उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर आगे उनके बाई इलेक्शन आने, वहाँ उनकी रेटिंग डाउन होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक यही कारण है कि आज ट्रंप जो है एक रिएक्टिव मोड में आ गए, जिसको मैं ये कहूँगा कि झल्लाहट या रिएक्टिव मोड है कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। आप देखिए 40 दिन हो गए, तब क्या रिजल्ट हासिल हुआ है? वहीं की वहीं बात रही, कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ। तो यहाँ पर धमकियां देना अलग बात होती है, लेकिन एक आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए अपने दुश्मन को। एक मिलिट्री में हम ये लोग कहते हैं कि दुश्मन को कभी भी कमजोर ना समझे। आपकी जो प्लानिंग है एक तरह से बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग फेल हो गई है, कहने कि इनके ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑब्जेक्टिव था ही नहीं, आज बातचीत इसी पे आ गई है, ऑब्जेक्टिव एक भी हासिल नहीं हुआ। ये लड़ाई के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निकल के आया। आज सारा फोकस इस पर शिफ्ट हो गया, जो कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और मिसाइल और न्यूक्लियर वो साइड में रह गए। तो जहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिएक्टिव है, जिस प्रकार से प्रेशर पड़ रहा है दुनिया का। अगर सैंक्शन लगाते हैं, मान लीजिए नाकाबंदी कर दे, तो जो बाकी देश है तेल बेचने वाले, उनका क्या होगा? ईरान ने तो पहली नाकाबंदी कर दी। और सर, अब तो अरब में पहुंचने लगे हैं अमेरिका के हथियार और गोला बारूद, तो अब संभावनाएं क्या है? क्या फिर से अरब देश धधकेंगे? यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे में इस्लामाबाद से पत्रकार फैजल रहमान साहब भी हमारे साथ है। फैजल साहब, कहां स्टैंड करता है पाकिस्तान फिलहाल अब? अपना रिफ्रेश करें क्वेश्चन, मतलब सर मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अरब देशों के साथ पाकिस्तान के सहयोग, अमेरिका के साथ उसका बढ़ता, उसकी नजदीकियां और उसका जो विश्वास है, जाहिर सी बात है ईरान के रडार पर पाकिस्तान भी है उस लिहाज से। और यही एक सबसे बड़ा ग्राउंड था कि ईरान पूरी तरीके से पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता था। बातचीत से पहले वो ये साफ संकेत दे चुका था।
और पहली अब तो बात तो सऊदी ये अरब कि में मुझे हुई समझ नहीं डिप्लॉयमेंट आती भी कि ये सर किस उसका किस्म सबसे की बड़ा बातें संकेत। हैं। आप लोग सोचते कैसे हैं? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, कुछ रियलिटीज होती हैं उनको सामने रखना चाहिए। देखें, पहली बात यह है कि ईरान पाकिस्तान को ट्रस्ट करता था तो पाकिस्तान में आया है। जस्ट इमेजिन, जब Right. उनके एक एक बंदा जो है उसके ऊपर फायरिंग हो रही है, बम्बार्टमेंट हो रही है, मारा जा रहा है गिन गिन के एक एक लीडरशिप को, ठीक तो है। पाकिस्तान में आना बहुत पॉजिटिव साइन है, पहली बात। दूसरी बात ये रह जाती है कि ये जो निगोशिएशंस हैं, आप ये देखिए कि 1979 में जब कू हुआ या चेंज हुआ या जो रेवोल्यूशन आई ईरान में, उसके बाद से मसाइल जो थे वो बहुत ज्यादा हो गए। और ये पहली दफा ईरान और अमेरिकन आपस में बैठे आमने सामने, फेस टू फेस, सुबह नाश्ता इकट्ठा, दोपहर का खाना इकट्ठा, रात का खाना इकट्ठा। ये तारीख में नहीं हुआ पहले, पहली बात। जेसी पोआ जो हुआ था, आपको मालूम है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था 2015 में, वो फाइनल हो गया था P5+1 के साथ, वो भी ट्रंप ने रिवर्स कर दिया। और उस वक्त कहते थे कि जी जवाद जरीफ जो उस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, कि ही वाज द बेस्ट नेगोशिएटर। द पॉइंट इज कि अभी भी बेहतरीन नेगोशिएशन है। ऐसे नहीं होता कि एक 40-50 साल की गर्द पड़ी हुई हो और एक की धुलाई में वो सफाई हो जाए। देखिए, इट विल टेक टाइम। ये पाकिस्तान का एक बहुत नेक नियति की पे बेस्ड ये इनिशिएटिव था, जिसको अमेरिका ने कबूल किया, जिसको ईरान ने कबूल किया, और 2 हफ्ते का अगर एक कबूल आपको किया होता टाइम तो फिर पीरियड इस मिला। तरह की बात नहीं होती। आज देखिए किस प्रकार से कबूलियत क्या हो रही है। दोनों ने बातचीत से मना कर दिया, आज दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए। और कहीं ना कहीं सर, ये जब वक्ती तौर पे सर ये देखिए उसको एक आप मेरी बात मेडिएशन जब सुनिए, आप उस करते कॉन्टेक्स्ट हैं, में जब बीच में आप सुन करते हैं, तो लीजिए। एक बैकग्राउंड में जो काम चलता है वहां पर एक बड़ा भाई साहब, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो देश बीच में भाई साहब, मेडिएशन कर रहा होता है, वहां पर वो रोल भाई में साहब, फेल हो गए। कहीं ना देखिए, कहीं कम्युनिकेशन में हम गैप लोगों रहा है। को अगर ये रोल मिला टू मीडिएट या निगोशिएट या फैसिलिटेट, ये 3 वर्ड्स हैं बुनियादी तौर पे। मुझे इतनी, मेरी उर्दू उतनी तगड़ी नहीं है, या हिंदी में वो पता नहीं उसका क्या लफ्ज निकल आएगा, बट बुनियादी तौर पे ये 3 चीजें थी जो पाकिस्तान ने की हैं। 21 घंटे इज नॉट अ जोक। मेरे ख्याल में तारीख में भी शायद एक दो में सेकंड वर्ल्ड फैसिलिटेटर वॉर के में इतनी अलावा लंबी मीटिंग और कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि चाहे वो वेन्यू दे दिया हो या वहां पे एक हॉल दे दिया हो, सर, जैसे आपने बताया सर, बात ब्रेकफास्ट सुनिए। डिनर दे दिया, सर मेरी उससे बात सुनिए। ज्यादा सर मेरी बातचीत बात नहीं सुनिए। हुई है। सर, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ या आप बैठे हैं, पहला तो मुझे ये बताएं। या तो आप बताइए फिर क्या रोल अदा किया। जवाब दे दें या मुझे बोलने तो दें यार। यही तो सवाल पूछा है कि आप रोल क्या अदा किया, ये बता दीजिए उसको सक्सेस बनाने के लिए, ये बता दीजिए आप। सर, ये पूरी दुनिया ने जो फोकस था इस्लामाबाद के ऊपर, रोल ये था कि भाई इन 2 लोगों को जो लड़ रहे हैं आपस में, एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जाया जा सकता है। दुनिया होगा ये नहीं कि सर आपको भी समझ में आ जाएगी, जो आप मैं पढ़ रहा था कि आप लोगों की फैसिलिटीज की प्रॉब्लम हो रही है रिगार्डिंग फर्टिलाइजर और खुराक का और ये और वो, इंडिया का भी हिसाब किताब टाइट हो जाएगा। बात की पूरी दुनिया का मसला पैदा हो जाएगा। ये इट इज नॉट अबाउट अ लिटिल इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कि जी हमने ये कर दिया, आपके मुंह पे एक थप्पड़ लगा तो हम खुश, हमारे मुंह पे एक मुक्का लग गया आप खुश। It won't work like that, sir. This is about the global peace. I think Pakistan, being Pakistan, has taken a great initiative, जिसमें उसने इतनी बड़ी ताकतों के इतने बड़े लीडरान को बुलाया इन हालात में। एक तरफ आप इनिशिएटिव, दूसरी तरफ सऊदी अरब में 13,000 सैनिकों की तैनाती करते हैं, 10 से 18 लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। ये भी तो एक स्ट्रैटेजिकल मूव है ना, और इसका क्या असर हो सकता है, इसी को लेकर अगला सवाल करूं। उससे पहले एक और बड़ी खबर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया कि जीत हमारी होगी, हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ये दावा तो कर रहे हैं प्रोफेसर अमिताभ। सवाल आपसे आगे करूं, लेकिन अगर ईरान अमेरिकी शर्तें मान लेता तो होता क्या? न्यूक्लियर क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई कंट्रोल नहीं होता, प्रॉक्सी को समर्थन बंद या सीमित करना पड़ता, और साथ ही अर्थव्यवस्था में कुछ राहत मिल सकती थी। हालांकि IRGC की छवि बुरी तरह प्रभावित होती, और अगर अमेरिका ईरान की शर्तें मान लेता तो ट्रंप और उनके सहयोगी कमजोर नजर आते। ईरान आगे यूरेनियम संवर्धन भी बढ़ा सकता था और क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी कम होती। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बेनतीजा बातचीत क्या संकेत दे रही है सर? क्योंकि दोनों की युद्ध की तैयारी को देखते हुए क्या ये मान सकते हैं कि अब यही प्रॉक्सी जो अभी तक सिर्फ ईरान का घेराव कर रहे थे, वो सीधे अरब देशों पर भी वार कर सकते हैं? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, ये जो ओरिजिनल शर्तें थी ना इजराइल और अमेरिका की, वो थी न्यूक्लियर संवर्धन को रोकना। एग्जैक्टली यानी वो चीज बिल्कुल उसके लिए ईरान कतई तैयार नहीं है। वो कहता है कि हमने तो 2015 में JCPOA इनके साथ किया था, हमने वो सारी चीजें की थी, सारी शर्तें मानी थी, IAEA के इंस्पेक्टर्स लगाए थे, लेकिन ट्रंप साहब आए, उनको सारा एक धक्के में खत्म कर दिया, ऊपर से सैंक्शंस लगा दिए। नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया आप चुराने आए थे, आप नहीं चुरा पाए, इसीलिए आप बातचीत करने आए।
जी, और उस समय भी ईरान ये मान गया था, जवाद जरीफ साहब ने नेगोशिएट किया था, 11,000 किलो के संवर्धित यूरेनियम उन्होंने रूस को भेजे थे। तो ईरान अपनी तरफ से वो सारी चीजें कर रहा था, लेकिन ट्रंप साहब और इजराइल इसमें मेन प्लेयर हो जाते हैं। दूसरा था रिजीम चेंज करना, और वो तीसरा था अनकंडीशनल सरेंडर। वो सब कुछ नहीं हुआ। खामनेई को खामनेई ने रिप्लेस किया, जो 86 साल के थे उसको 56 साल का एक आदमी मिल गया, खामनेई ही रहे। तो इसमें परिवर्तन क्या हुआ और ये क्या चीज चाहते हैं? देखिए, ये टॉप डाउन अप्रोच अपनाएंगे। मुझसे अगर पूछा जाए तो ये सबसे पहले करेंगे कि सैंक्शंस को मिनिमली खोलेंगे और वो कहेंगे कि आप तेल बेच सकते हैं, एकदम से आप न्यूक्लियर संवर्धन शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। हालांकि उनकी जितनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की कैपेबिलिटी थी उसको ईरान और इजराइल ने डिमोलिश कर दिया। अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है। और रिजीम चेंज तो अब लग ही नहीं रहा है कि वहां होगा भी तो इससे जुड़ा हुआ तो नहीं हो सकता है। तो जो ओरिजिनल प्लान्स थे अमेरिका इजराइल के, वो तो कतई पूरे नहीं हुए। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि जेडी वांस जैसा आदमी जो नंबर 2 है प्रोटोकॉल में वहां का, वो आया, और जेडी वांस आज तक कहीं नहीं गए नेगोशिएट करने। वो सिर्फ वो डांटने गए हैं। यूरोप को डांटा उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। उसके पहले यूक्रेन को आपने देखा होगा, यूक्रेन जेलेंस्की साहब को पब्लिकली उन्होंने झाड़ा था। तो यहां पर आके और बहुत सदी नपी तुली बातों में वो बात कह के गए, लेकिन न अगला डेट बताया, न युद्ध विराम इसी तरह चलेगा वो नहीं बताया। इस तरह ईरानियों ने कहा कि ये अनरीजनेबल डिमांड्स था जो उन्होंने किया है। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है ट्रंप साहब ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा अमेरिका इस वॉर में आए। मुझे नहीं लगता, वो जीत मान चुके हैं। अब रही बात कि अगर ये जो 14 दिन का है, जो 20 तारीख को लगभग खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा अगर इसी तरह चलता रहा, तो ये एक गूढ़ प्रश्न है जिसका अभी तक हल नहीं मिला है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि वार्ता फेल होने पर आईआरजीसी कमांडर ने भी बयान दे दिया। एक और बड़ी खबर, हम पहले से ज्यादा एकजुट हैं, और आईआरजीसी कमांडर ने यह भी कह दिया कि हम लोग का जवाब देते रहेंगे। इस्माइल कानी का यह बयान। हालांकि ये साफ है कि किस तरीके से दोनों स्तर पर तैयारियां पहले से ही हो चुकी हैं, लेकिन वार्ता पर सबकी नजर थी। अब वार्ता से भी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है, और इसीलिए यूएस ईरान वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि यूएस ईरान से लीबिया मॉडल चाहता था। यूएस की शर्तें ज्यादा और गलत थी, ये ईरान साफ कह चुका है। ईरान का यूरेनियम लेना चाहता था अमेरिका, ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार नहीं था। जंग ना करने की गारंटी भी नहीं मिल रही थी। चलिए जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, और ये लीबिया मॉडल आखिर है क्या ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि 2003 में गद्दाफी और अमेरिका के बीच समझौता, जहां आपको बता दें डील में परमाणु केमिकल हथियार नष्ट करने पर सहमति बनी थी, और लीबिया खुद अपने हथियार नष्ट करने के लिए तैयार। एक और बड़ी बात, जहां IAEA को भी परमाणु कार्यक्रम की जांच की इजाजत मिली थी, और साथ ही 2006 में लीबिया टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री की लिस्ट से बाहर हुआ। साथ ही 2011 में लीबिया में विद्रोह के बाद गद्दाफी का तख्ता पलट, और विद्रोह के बाद गद्दाफी को मार दिया गया। ईरान को डर क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एटमी कार्यक्रम रोकने के बाद लीबिया की तरह हाल हो सकता है। सोई सर, इसी डर को लेकर आपसे सवाल, मिसाइल कार्यक्रम रोकने के बाद अमेरिकी कार्रवाई भी संभव है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जहां अमेरिका तेहरान में विद्रोह को हवा दे सकता है, और साथ ही एटमी कार्यक्रम रोकने का मतलब शासन का अंत। संजय सोई सर। बिल्कुल सुरभि जी, बिल्कुल सही आपने जो पॉइंट रेज किए हैं, बहुत ही माकूल पॉइंट है। क्योंकि अगर आपके पास ताकत नहीं है, आज अपने आप के और डेटरेंट ताकत नहीं है, तो कोई भी देश आपके ऊपर कब्जा कर सकता है, अंदर कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। आज डिप्लोमेसी के लिए भी आपको ताकत चाहिए, दुनिया में आप खड़े होने के लिए इज्जत के लिए ताकत चाहिए। जब आपके पास ताकत होती है तभी लोग इज्जत करते हैं या इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। जो तीनों बातें हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं देश के अंदर विद्रोह करना, जब इन्होंने तख्ता टॉप लीडरशिप को मारा तो अमेरिका को उम्मीद थी कि शायद देश के अंदर विद्रोह हो जाएगा और वहाँ पे उनकी मन की सरकार आ जाएगी। वो संभव नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ये रेंज कम कर देते हैं, तो इजराइल तक इनकी मिसाइल नहीं जा पाएंगी, और फिर वही बात है कि एक कमजोरी आ जाएगी, इसके ऊपर कोई भी हमला कर दे, ये वापस रिटेलिएट भी ना कर सके। और न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान ने कई बार कहा है, एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि हम हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, हथियार नहीं बनाना चाहते। जैसे भी प्रोफेसर अमिताभ ने बताया कि कितना उन्होंने यूरेनियम पहले भी बाहर भेज दिया। आप IAEA के लगाइए, इंस्पेक्टर लगाइए, NPT के अंडर अभी भी है, बल्कि वहाँ पर अभी ये सोच शुरू हो गई है कि हम NPT के अंदर क्यों हैं,
राइट सर। तो ये बात एक बड़ा नेगेटिव उसमें जा रहा है। तो ईरान जो है अगर ये सब शर्तें मान जाता तो समझिए कि वो खत्म है और यही यहाँ पर इजराइल का इंटरेस्ट आ जाता है। अमेरिका जो इजराइल के दूसरा राउंड शुरू होगा और प्रोफेसर अमिताभ, अरब देशों को लेकर एक बार फिर से आपसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि अरब देशों को जिस तरीके से ईरान ने सीधे टारगेट किया है, ये क्या आपको लगता है कि ईरान के यही प्रॉक्सीज अब सीधे तौर पर अरब देशों को टारगेट कर सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ईरान के प्रॉक्सीज इन पर टारगेट करेंगे, क्योंकि इनका टारगेट जो है ईरान की तरह नहीं था और ये जानते हैं कि ऐसे समय में जो युद्ध हुआ, इनके अमेरिकन इंटरेस्ट जहां जहां ईरान के थे उन्होंने अटैक किया। और अरब प्रॉक्सीज को अगर मान लें तो येमेन का जो हूथी हैं वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे और हूथियों ने इस बार बाब अल मंदब को रोकने की भी कोशिश नहीं। एग्जैक्टली सर। तो अब लेकिन अरब जितने भी अरब मुमालिक हैं वो सब सोचेंगे कि अगर हमने इस 6 कंट्रीज जीसीसी कंट्रीज में अमेरिकन इंटरेस्ट को यहां रखा, हमको बचाने के लिए रखा, हमको तो ये बचा नहीं पाए, अब हम इनका क्या करें अमेरिकन का, क्योंकि जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट है वहां वहीं उन्होंने अटैक किया है। अगर ये हमको बचा नहीं पाए तो क्यों ना हम एक पैन अरब सिक्योरिटी स्ट्रक्चर खड़ी करें जो बाद में चल के इजराइल को भी एक तरह से चैलेंज कर सके, और ईरान अगर आगे बढ़ता है, पावरफुल होता है तो उसको भी चेक किया जाए। तो क्या वो सैन्य विकल्प को भी चुन सकते हैं ईरान के खिलाफ अरब देश? अगर इस तरह की बात आती, बीच में अमेरिका नहीं होता तो सैन्य विकल्प हो सकते थे, और ऐसा हुआ भी है। इराक और ईरान की लड़ाई हुई है ना, तो 2 अरब और पर्शियन मुल्क की लड़ाई तो पहले भी हो चुकी है। तो उसे नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन इसमें जो तीसरा वेरिएबल है वो तुर्की है, जो इस रीजन का, और अर्दोआन ने नेतन्याहू ने तो अर्दोआन को कहा कि ये जो नया ईरान बनाने जा रहा है, और अर्दोआन ने बेंयामिन नेतन्याहू कहा कि ये हिटलर बन रहा है। तो ये तनातनी उधर भी चल रही है। अब ये जो स्पेस ईरान ने जो वेकेट किया है, जो पावर वैक्यूम हुआ है वहां, उसको तुर्की और सऊदी अरेबिया के लड़ाई के बीच में भी देखा, नॉट लड़ाई इन द सेंस कि उनके कॉन्फ्लिक्ट की तरह भी देखा जा सकता है, इनके इंटरेस्ट क्या होंगे। और आने वाले समय में जब ईरान न्यूट्रलाइज हो गया है काफी हद तक, ये दोनों मुल्क अपना आधिपत्य चाहेंगे पूरा अरब वर्ल्ड पर। ऑटोमन एम्पायर और सऊदी अरेबिया इस समय एक पावरफुल स्टेट तो है, लेकिन वो किसी भी तरह से बिना फिलिस्तीन की समस्या को सुलझाए हुए इजराइल से दोस्ती नहीं करना चाहता है, जो यूएई बहरीन कर चुके हैं। भले ही कर दिया हो, लेकिन संजय सोई सर, द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि अभी भी ग्लोबली जो पूरी तेल सप्लाई रूट है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर हो, और सर मैं बार बार आइलैंड की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी डायलॉग से पहले हर द्वीप पर हुए एक्शन को नहीं भूला जा सकता, और दूसरा अमेरिका की ये जो पूरी सैन्य तैनाती है वो इस बातचीत के दौरान भी प्रेजेंट थी। उसको देखते हुए क्या ग्राउंड ऑपरेशन या अपने अगले ऑपरेशन को देखते हुए अमेरिका अब एग्जीक्यूट कर सकता है एक और फेज ऑफ ऑपरेशन को? बिल्कुल, देखिए उन्होंने बिल्डअप शुरू कर दिया। जब तक बातचीत चल रही तभी बिल्डअप जा रहा था। उनके जहाज आते जा, पहले क्या अचीव करना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि बिल्डअप जरूरी है। देखिए ऑपरेशन के पहले उनके काफ़ी हथियार खाली हो गए थे। उनका जिस प्रकार से ईरान की मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, बड़ी भारी संख्या में हुआ था, उन्होंने इस समय का इस्तेमाल करके वो फिर वहाँ पर रिइंफोर्स कर रहे हैं, वहाँ पर भर रहे हैं और ट्रुप्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पास आता जा रहा है। उनके जो विमान है, जहाज, मालवाहक जहाज, वो काफ़ी सामान लेके चल पड़े हैं, पहुँच रहे हैं वहाँ पर, लगातार सामान आ रहा है। और साथ साथ में ग्राउंड ऑपरेशन का भी देखिए, उन्होंने बात के दौरान 2 डिस्ट्रॉयर भेज दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। कहीं ना कहीं वो उनका रिएक्शन जानना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं उनका जो है किस प्रकार से कहाँ से निकल सकते हैं वो रेकी कर रहे थे। और ऐसे में ये जब बातचीत चल रही तो ये भी क्या एक विश्वासघात नहीं है कि जब आप पीस की बात चल रहे हो आप पहले वेट तो करो क्या फैसला होता है, उसके बाद 2 डिस्ट्रॉयर वहाँ से निकालिए। तो ये सब बातें भरोसे खत्म करती हैं। विश्वास ही तो बताता है कि ईरान ने भी कह दिया कि अब माइंस कहां वो ढूंढ सकता है, इसलिए वो एक स्पेसिफिक रूट मैपिंग कर चुका है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की, जहां से सीमित तौर पर सिर्फ महज 15 जहाज गुजर सकते हैं। वो भी तो पूरी तरह उस पूरे ब्लॉकेड को नहीं खोल रहा ना, और ना ही वो खोलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ईरान तो यही तो एक नब्ज है, यही एक ताकत है ईरान के बाद आज की तारीख में। देखिए मिलिटरली ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं टिकता है, लेकिन अगर कहीं टिक रहा तो एनर्जी को जो हथियार बनाया है, पेट्रोल को हथियार बनाया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्होंने जैसे कमज़ोर नस पकड़ी हुई है, यही एक मेन हथियार है। और जो एसिमेट्रिकल वॉर जिसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध वाली बात है कि जहाँ जहाँ कहीं ना कहीं मिसाइल के द्वारा, ड्रोन के द्वारा हमला करें, यही 2 चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देते हैं तो उसके बाद वो ताकत खत्म हो जाती है। सेम सरफेस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुलेगा कैसे? नहीं, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा। अभी वो पहले जिस प्रकार से रेकी करने की कोशिश की है, शिप ला रहे हैं, लेकिन
जिस प्रकार की जहाँ के जमीन है वहाँ के साथ ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं। पहाड़ों पर मान लीजिए नेवी खत्म भी कर दी तो भी किनारे से वो ड्रोन के द्वारा फायर कर सकते हैं, आर्टिलरी के द्वारा फायर कर सकते हैं, मिसाइल के द्वारा फायर कर सकते हैं। कोई भी शिप निकलने के लिए आज इंश्योरेंस कंपनी तैयार ही नहीं है किसी को इंश्योरेंस करने के लिए। तेल का भरा हुआ जहाज एक बहुत बड़ा वल्नरेबल है, एक छोटी सी मिसाइल भी उसको आग में धधकती ले जाएगी, वो 15 दिन के लिए वैसे ही बंद हो जाएगा। स्ट्रेट और हॉर्मुज के बीच में एक कंटेनर पर अटैक होता है। सुरभि जी बिल्कुल सर। अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका के ऑपरेशन पायलट पर ईरान ने बड़ा दावा किया है कि हमारा संवर्धित यूरेनियम चुराने आया था अमेरिका। और घाना में ईरानी दूतावास ने फोटो जारी करते हुए यह दावा किया है। इस्फहान के पास यूरेनियम चुराने की कोशिश की, ये देखिए तस्वीर और वो पोस्ट, और कहा कि इसी दौरान कई हेलीकॉप्टर हमने मार गिराए। चोरी में असफल होने पर ही वेंस को पाकिस्तान भेजा गया। अब प्रोफेसर अमिताभ, ये देखिए इसी बात का उन्होंने जिक्र किया कि आप चोरी नहीं कर पाए थे, इसीलिए आपने जेडी वेंस को बातचीत के लिए भेज दिया, और वो भी पाकिस्तान भेज दिया। जिस बात को मैं इसलिए कोट अनकोट कर रही हूं क्योंकि आप ही ने कहा ये पहली बार था कि खुद जेडी वेंस कहीं पर बातचीत करने के लिए आए हो। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सर, अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए आप क्या अचीव करना चाहेंगे? आपका मोटिव होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, या आपका मोटिव होगा उसके संवर्धन यूरेनियम तक पहुंचना, या उसे नष्ट करना, उसे खत्म करना? देखिए, अमेरिका ये कह चुका है कि जो उनके 400 किलो यूरेनियम है वो भीतर कहीं दबे हुए हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता। और हम सैटेलाइट से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो वहां से निकालते हैं कि नहीं। वो ईरान निकाल नहीं रहा है। और रही घाना की, अगर विजुअल सही हैं तो मुझे याद है ये तो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो अमेरिकन जो पायलट गिराए गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए था। तो ये दोनों चीज, तो इसी रेस्क्यू के दौरान उनको इंटेल भी तो मिल गया ना सर कि उनके लिए कितना चैलेंजिंग है ग्राउंड ऑपरेशन। और वो 200 किलोमीटर दूर था तकरीबन, जहाँ इस्फहान के पास में ग्राउंड रियलिटी तो आपने देख ली ना कि कितनी चुनौतियां आपके सामने होंगी जी। और ये एक नैरेटिव बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि हम ताकतवर थे तो हम ताकतवर थे। हमने आपकी ताकत देख ली, आप पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो गए थे। ये सही है कि जो लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का, वो ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं करना चाहता था, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजना चाहता, तो जाहिर है कि वो चीज अचीव नहीं कर सकता था जो एक युद्ध में अचीव करता है बिना ग्राउंड ट्रूप के कोई भी राज्य। तो उनमें वो लिमिटेशन थी। लेकिन एक चीज तो है कि ईरान को वो न्यूक्लियर संवर्धन की जो जिद है अमेरिका और इजराइल की, वो माननी होगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान बंद नहीं करा सकता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नहीं छोड़ेगी। भारत, ईरान, जितने जैसे देश हैं वो नहीं छोड़ेंगे। और आप तो ये सोचिए सिर्फ तेल की बात नहीं है, कुवैत, बहरीन, कतर ये लैंडलॉक्ड हैं या सी लॉक्ड हैं। इनके खाने पीने की, ये सवाल, इनके खाने पीने की बातचीत से इन अरब देशों को क्या संदेश मिल गया? हाँ, तो ये बातचीत से अरब देशों को एक इंपॉर्टेंट संदेश ये मिला कि दोनों बातचीत के लिए सीरियस होके आ सकते हैं। ये एक बहुत बॉटम लाइन जो है वो बहुत क्लियर है, और बहुत गर्मा गर्मी भी नहीं देखी गई। मैंने सुरभि जी एक मिनट ज़्यादा लूँगा। मैंने मीडिएशन पे पीएचडी की है अपनी। मैंने 90 के दशक में बोस्निया के मीडिएशन को देखा है। उसमें बहुत तनातनी होती थी। रिचर्ड हॉलब्रुक थे, एक साइरस वॉन्स करके थे यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, और बंद कमरे में चीखें, चिल्लाहट और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, पानी की बोतलें फेंकना, ये सब होता था। अभी तक ऐसी रिपोर्ट यहां से नहीं आई। तो मुझे लग रहा है बात आगे बढ़ रही है। वो भी बोस्निया का डिस्प्यूट भी सेटल हुआ था। मुझे लग रहा है जिस लेवल पे दोनों ने इनिशिएटिव लिया है वो कमेंडेबल है। ये पहले हो जाना चाहिए था, ये बाद में हुआ। ये और अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास हो गया, ये भी बहुत जरूरी था यहाँ होना। नहीं तो सवाल तो वही है सोई सर कि आखिर अमेरिका की आगे युद्ध नीति क्या है, क्योंकि दूसरे राउंड शुरू होने की क्या ये तैयारी है, जहां देखिए किस तरीके से अब अमेरिका अपने और हथियार भेज चुका है मिडिल ईस्ट में। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से अभी ये जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, अगर अमेरिका यूरेनियम ले जाता, जो इनका ऑपरेशन एक साइड में ऑपरेशन चला था तो उसको इस्फहान के पास में, तो एक सक्सेस मिल जाती है, जिसको कहते हैं साख बचाने वाली बात हो जाती कि हमने यूरेनियम को या तो बर्बाद कर दिया, निकाल लिया, कुछ भी उसके साथ करते। इतने 2 बड़े बड़े जहाज लेके आए थे HC-130, तो जहाँ वो चाहे किसी वजह से वो फेल हो गया ऑपरेशन, उनको डिस्ट्रॉय करने पड़े। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली अमेरिका इस समय में उनको कहीं ना कहीं ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो करें या ना करें, क्योंकि ईरान ने भी हल्का से इंडिकेशन दिया है कि डिप्लोमेसी चलती रहनी चाहिए, लड़ाई चलती रहे तो डिप्लोमेसी चलती रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे हिसाब से जाए सुरभि जी, एक छोटी सी बात भी मान जाती, एक छोटी सी बात भी मान जाते, दोनों राजी हो जाते, एक पॉइंट पे मान जाते कि ठीक है आप ये बात मानिए, बाकी में फिर बात करेंगे और हमारी आगे सीजफायर जारी रहेगा, तो शायद लोगों को ज़्यादा राहत होती। लेकिन यहाँ पर एक 1% भी सक्सेस की बात नहीं निकल के आई, जिसकी वजह से अभी शक
और भरोसे में कमी अभी भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ एक और सबसे बड़ा सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि बात इन हालात के बीच में प्रोफेसर अमिताभ शिया मिलिशिया को लेकर भी सवाल था, उन्हें भी हथियार देकर क्या इंटरनल, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल ये था कि ये क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है जब इसकी शुरुआत हुई थी। सर, मैं आज ये बात इसलिए बार बार दोहरा रही हूं क्योंकि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन में ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए किस विकल्प को डोनाल्ड ट्रंप चुनेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो उसे अस्थिर करने के लिए अमेरिका की कोशिश हर स्तर पर सामने आ चुकी है, लेकिन ईरान भी तो पूरी तरीके से कमजोर नहीं हुआ है। और सर, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हाल ही में जो संदेश दिया गया था उसमें जब जनता ईरान की सड़क पर नजर आई थी, उससे ये साफ एक मैसेज गया था कि कैसे ईरान भी पूरी तैयारी के साथ एकजुट है, ये कहते हुए कि अमेरिका ने उसके ऊपर जंग थोपी है। देखिए, ट्रंप साहब ने कहा कि वी हैव अटैक्ड ईरान, इट्स नाउ फॉर द पीपल ऑफ ईरान टू टेक ओवर द रिजीम। अब वो हुआ नहीं। Exactly. और ये और एम्बोल्डेंड हो गए। वहां भी जो भी ऑपोजिशन होगा, यूथ होगा, जो चाहते थे रिजीम में परिवर्तन होगा, वो भी अब शांत घर बैठ जाएंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट पर अटैक हुआ है। और नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद या पेट्रियोटिज्म बहुत इस समय उफान पर होगा, और कोई भी ऐसी गतिविधि करेगा रिजीम को बदलने के लिए तो वो उस पर बहुत बुरी तरह से IRGC तो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी ईरान इस लेवल पर है ग्राउंड में जहां वो सीधा अमेरिका का मुकाबला कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मिसमैच है, और इसमें भी हमने देखा कि किस तरह उन्होंने पूरे अमेरिकन ईरानियन एयर को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उनके रेडार ध्वस्त कर दिए, उनके आराम से प्लेन जाता था आता था, एक दो गिराए तो गिराए, लेकिन ऐसे तो वो निर्बाध रूप से वहां ऑपरेट कर रहे थे। और ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो सिर्फ मिसाइल पर ही फोकस्ड थी कि वो मिसाइल फेंकते थे। अमेरिकन इंटरेस्ट को भी नहीं उन्होंने हार्म पहुंचाया, और जो सिविलियन एरिया में जो इजराइल में भेजा उसमें भी मिनिमम कैजुअलिटीज हुए। लेकिन उसके कंपैरिजन में ईरान में देखिए कितनी बर्बादी हुई। ये चाहते थे कि कुर्द वहां से आए और वो कंट्रोल करें या उनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ वो लड़े, वो भी संभव नहीं हो पाया। कुर्दों का इतिहास अमेरिका के साथ बहुत बुरा रहा है, उनको यूज किया, छोड़े, फिर चले गए। लेकिन जो इनके प्रॉक्सी मिलिशियाज हैं उनको कंट्रोल ईरान को करना जरूरी हो जाएगा अगर ये रिजीम चाहती है कि वो बनी रहे। क्योंकि कतायब हिजबुल्लाह जो इराक में है, हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, और हुतीज तो काफी कंट्रोल्ड रहे। 1 महीने बाद ही उन्होंने मिसाइल छोड़ना शुरू किया। लेकिन शर्तों को एक पूरे रीजन के शर्तों की तरह देखना चाहिए। वन ऑफ ईरान से दोस्ती कर दे और हिजबुल्लाह को एक्टिवेट कर दे, कतैब हिजबुल्लाह का एक्टिवेट कर दे, हुतीज को एक्टिवेट कर दे, तो मुझे लगता है इससे लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ऑफ पीस नहीं होगा। और इजराइल तो मौके खोजता है, जब भी कुछ होगा फिर ईरान पे कोई एक मिसाइल दाग दिया तो सीज फायर खत्म। तो ये सारी चीजों को एड्रेस करना होगा। इस सबके बीच में जो सेंट्रल फैक्टर है वो इजराइल, वो ऑन बोर्ड कितना हो रहा है ये भी समझने की जरूरत है। और जिस तरह से हम अंग्रेजी में कहते हैं किड्स ग्लव से ट्रीट कर रहा है इसको अमेरिका, मुझे नहीं लगता है कि इन शर्तों पर बिना इजराइल की सहमति के अमेरिका ईरान कोई कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार फिर से एक बड़ी बात कह दी कि चीन जिस लिहाज से ईरान को मदद कर रहा है, क्योंकि संजय सोई सर हमारी इसी को लेकर बात हुई थी कि कितने असरदार अटैक्स को अंजाम दे रहा है, और जो प्रिसिजन के साथ वो अटैक कर रहा है ईरान, उसमें चीन साफ तौर पर उसकी मदद कर रहा है। उसको लेकर भी आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ तौर पर कह दिया कि ईरान को अगर किसी भी लेवल पर मदद मिली तो अब वो भी सीधे निशाने पर हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, जैसे प्रोफेसर अमिताभ जब बता रहे तब मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि चीन के अलावा चौथा जो एंगल है वो चाइना का एंगल है। राइट, बिल्कुल, क्योंकि वो चाइना के लिए बहुत जरूरी है ईरान का बना रहना। क्योंकि चाइना और रशिया का अगर कोई एक दोस्त मध्य पूर्व में रह गया, वो खाली ईरान एक ताकतवर देश रह गया। बाकी देखिए सीरिया खत्म हो गया, इराक की ताकत तकरीबन खत्म हो गई, एक समय में लीबिया भी होता था, इजिप्ट होता था, ये सब देश रशिया के साथ थे, लेकिन अब सिर्फ ईरान रह गया। और अगर ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये चार की चौकड़ी में अगर ईरान निकल जाता है तो पूरा एशिया से और इधर से इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तेल की सप्लाई में, इनकी वहाँ पर प्रेजेंस में, इनकी साख में, और इनका जिसको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रेड में, हर चीज़ में इनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तेल पूरा डोमिनेट कर लेगा अमेरिका। तो ये भी चाह रहे हैं, किसी रशिया इंटेलिजेंस दे रहा है, और चाइना बिल्कुल आज ऑफिशियली एग्री नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात निश्चित है कि वो हथियार बेच रहा है। एक बड़ी खबर थी प्रोफेसर अमिताभ, अब तो ये भी हुआ कि इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कैस्पियन सी रूट पर भी हुई, जहां से ईरान और रशिया की मदद को ब्लॉक करने की कोशिश की गई।
तो ये भी तो सिचुएशन को और एस्केलेट करने की कोशिश होगी ना सर? कैस्पियन एक बहुत एक्सप्लोसिव जगह है। कैस्पियन के 5 लिटोरल स्टेट्स हैं, यानी इनकी भूमि जो है वो 5 स्टेट से मिलती है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। तो कैस्पियन सी पे अटैक इस रीजन पे भी अटैक माना जा सकता है, जो टेक्निकली अगर देखा जाए। लेकिन और कैस्पियन एकमात्र एग्जिट रूट था इस समय, आप बहुत लोगों ने नहीं ध्यान दिया कि वो रूस भी जा सकता था, कजाकिस्तान भी जा सकता था, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान भी जा सकता था। तो वो एक रूट खुला हुआ था, उसको भी इन्होंने बाधित करने की कोशिश की है। तो अगर ये करता है तो रूस को भी इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि करीब 20% जो बॉर्डर कैस्पियन सी का है वो रूस से मिलता है। अब रूस कहेगा कि हमारे इंटरेस्ट को आप अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान कहेगा हमारे इंटरेस्ट, क्योंकि बाकू के जितने तेल कुएं हैं कैस्पियन सी में उन पर भी अटैक हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो और अजरबैजान और इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर वो इनके इंटरेस्ट को करेगा तो वॉर को बढ़ाने वाली बात होगी। हालांकि ईरान ने भी अजरबैजान पे, नक्शिवान पे अटैक किया था, ये इस रीजन इसकी जद में आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये एक पोस्चरिंग भी है, कहने के लिए देखिए हम ईरान पे तो नहीं कर रहे, हम कैस्पियन सी पे कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ईरान को डिटर करने के लिए, कुछ हद तक रूस को भी डिटर करने के लिए इस पॉइंट को बीच में लेकर आई थी सर, क्योंकि हालांकि अगली खबर ये थी कि अब कैसे ईरान पर समुद्री नाकेबंदी की तैयारी हो चुकी है, जहां अमेरिकी नौसेना ईरान का घेराव कर सकती है। और ये राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर चेतावनी दी। ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड पर आर्टिकल पोस्ट किया। बातचीत फेल होने के तुरंत बाद ट्रंप का यह पोस्ट सामने आया। अब देखिए यहां पर नेवल ब्लॉकेड को लेकर आर्टिकल जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया, प्रोफेसर अमिताभ जी, अगर नेवल ब्लॉक, देखिए नेवल ब्लॉकेड तो इनका एक तरह से था ही ना, लेकिन ईरान के मिसाइल के रेंज से वो दूर थे, 300 किलोमीटर दूर थे। इनके जितने नेवल वॉरशिप थे वो वहां तक जा नहीं रहे थे, और इनके जितने इंटरेस्ट पहले से थे, जैसे बहरीन में इनका नेवल बहुत बड़ा बेस है, वहां पर वो अटैक कर ही रहे थे। अल उदैद एयरबेस है, उस पर अटैक कर रहे थे कतर में, रियाद में इन्होंने अटैक किया ही। तो नेवल ब्लॉकेड एक तरह से ईरान का संभव नहीं, क्योंकि अगर हॉर्मुज से निकल गया, वो इंटरनेशनल वाटर में चला गया, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सीज कहता है कि आप रोक नहीं सकते किसी भी मालवाहक जहाज को, अनलेस एंड अनटिल वो उसमें आर्म जा रहा हो या ऐसी कुछ चीजें हो जो प्रोहिबिटेड हो, तो आप उसको रोक नहीं सकते। एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि आप हॉर्मुज खोलिए, दूसरी तरफ कह रहा है कि हम ब्लॉकेड करेंगे, तो ये संभव नहीं होगा। और अगर ब्लॉकेड भी करेंगे तो किसका तेल करेंगे? हमारा करेंगे, कुछ हद तक चीन का करेंगे, कुछ हद तक बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे राज्यों का करेंगे, तो वो भी अपोज करेंगे। एक तरफ आप स्ट्रेट खुलवाने कहें, दूसरे तरफ आप सीज ब्लॉक करें, ये पॉलिसी नहीं चल सकती है। लेकिन इस समय और कैस्पियन को इस पूरे वॉर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या ये बहुत बहुत पॉसिबल है कि रूस उनको सप्लाईज दे रहा होगा, जिस तरह कहा जा रहा था कम्युनिकेशन सैटेलाइट इक्विपमेंट दे रहा है या उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है वहां से, हो सकता है कैस्पियन से भी आ रहा हो, नोबडी नोज। तो अगर ये सारी पॉसिबिलिटी है, नेवल ब्लॉकेड लास्ट रिजॉर्ट होगा अगर वो कहते हैं कि पूरी दुनिया मिलके, और यूएन अगर इस पर अग्री करे, सिर्फ अमेरिका नहीं करा सकता है। और चीन का बहुत ज्यादा विरोध होगा इसमें, क्योंकि चीन उनसे तेल खरीदता है, बदस्तूर 90% तेल तो ईरान का चीन जाता है। नहीं, तो वो अभी तो फिलहाल एक बार फिर से उनकी अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है आर्टिकल में, नाकेबंदी के तहत उन्होंने यही सबसे बड़ा दावा किया है कि उनका पूरा प्लान क्या है, जहां पर उसकी अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए नाकेबंदी अब बहुत जरूरी हो चुकी है। हालांकि एक और खबर है, और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पुतिन से बात की है। दोनों के बीच मौजूदा स्थिति पर यह बातचीत हुई, और मिडिल ईस्ट में शांति जरूरी है, ये बात पुतिन ने कही है। पुतिन ने मध्यस्थता करने तक की पेशकश कर दी है। संजय सोय सर, ये एक और बड़ी खबर। नहीं, बिल्कुल, देखिए चीन भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे मध्यस्थता के लिए था, रशिया ने भी बातचीत की, लेकिन क्या अमेरिका तैयार होगा ऑफिशियली अगर ये दोनों देश मध्यस्थता के लिए आते हैं? क्योंकि फिर अमेरिका नहीं एक्सेप्ट करेगा कि ये लोग करें। डेफिनेटली यहाँ पर जो जिस प्रकार से पेजेश्कियान की रशिया से और चीन से बातचीत चल रही है, इस मध्यस्थता की जो बातचीत हुई है, इसमें चीन का भी बताते काफ़ी रोल रहा है, और रशिया भी इनडायरेक्टली कहने के रोल रखे हुए। और मेरे ख्याल से चीन भी इस समय में ईरान पर थोड़ा प्रेशर डाल रहा है कि कहीं ना कहीं आप शांति के लिए आगे बढ़े, कुछ कंडीशंस मान के और कुछ कंडीशंस को बना के, जहां तक आपका सुरक्षा का सवाल है उसको बनाए रखें, लेकिन कुछ कंडीशन मान के अगर शांति हो जाती है तो ये शायद अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय में जो माहौल है, क्योंकि फिर चीन खुल के फिर इनको दोबारा आम कर सकता है, चीन तेल लेगा और उनको अपने हथियारों का बाजार मिल जा रहा है, तो वहाँ पे ईरान को हथियार बेचते रहेंगे।
सुरभि। तो आप मानते हैं कि यहाँ ईरान की तरफ से बाकायदा पुतिन को एक अपडेट दिया जा रहा है कि बातचीत आखिर हुई तो किस लेवल पर हुई और कैसे उन्होंने अपनी शर्तें सामने रखी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार के ईरान और रशिया के संबंध हैं, चाहे वो बहुत पुराने, और युद्ध के समय में ईरान ने रशिया को मदद दी, इनके अपने ड्रोन्स वगैरह भेजे, साथ साथ में रशिया ने भी मदद दी, इनके हथियार वगैरह काफ़ी S-300, अभी ये कहते हैं कि और लेटेस्ट भी वेपन सिस्टम दिए गए। जनवरी फरवरी में भी काफ़ी हथियार रशिया से आए थे। तो ये सब देखते हुए डेफिनेटली जो आज दोस्त अगर ईरान का है वो रशिया खुल के सामने है, चीन पर्दे के पीछे है, नॉर्थ कोरिया खुल के सामने, तो पुतिन को जरूर अपडेट दिया होगा, कुछ ना कुछ सलाह मशवरा किया होगा कि आगे हम क्या करें, किस प्रकार से इसको आगे ले जाएं।